ऑपरेटर उनको निचोड़ रहा है। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। आप टाटा मोटर के शेयर को देखिए, ये डे का 1 डे का चार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं क्योंकि टाटा मोटर में जितनी ज़्यादा गुड न्यूज़ है किसी कंपनी में नहीं है। इनका केरला में प्लांट शुरू हो गया। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, बीच बीच में बार बार दूंगा, जिसने ली टिप उसकी डिप। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट में स्टॉक एनालाइज कर रहा हूँ। इसको एज एन इन्वेस्टर ऑपरेटर जब फंसाता है एफएनओ ट्रेडर्स को तो कैसे इसको डील करना चाहिए, उन बातों की चर्चा करूंगा। पर मेरी तरफ से ये कोई भी सुझाव नहीं है, आप अपने रिस्क एपेटाइट से काम करें। क्योंकि बात समझिए, ये शेयर सस्ता है मान लीजिए तो उनके लिए सस्ता है ना जिनके पास है नहीं। जो पहले फंसे हुए उनके लिए क्या सस्ता है, वो पहले लुटे हुए हैं तो वो खरीद नहीं पाएंगे ना। आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। कोई सोच रहा है कि मैं इसको खरीद लूँगा 10 दिन में बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो सही पर मान लो बड़ा महीने बाद तो 6 महीने बाद तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना है। किसी के कहने पे कभी भी किसी के राय से मशवरे से काम नहीं करना होता। मैं आपको ये बड़ा भारी डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ। ये बेयरिश ओवर सोल्ड जोन में एंटर कर चुका है इसका आरएसआई। आज इसने क्या करा, जो पिछले 3-4 दिन की वो था मामला गिरा दिया और इसने मूड माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया। इसमें लगातार आप देखेंगे मूड काफ़ी ख़राब चल रहा है बहुत समय से। कोई इसके अंदर स्पाइट नहीं है। इसका डेली चार्ट पे आप देखो, कोई भी कैंडल जो है मिडल बोलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही, सब नीचे की तरफ बन रही है जो इसमें बड़ा बियरिश पैटर्न दिखा रही है। इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज काट दिया, 50 डेज का मूविंग एवरेज काट दिया। जब 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक काट देता है तो बहुत बियरिश हो जाता है। तो यानी अभी इसमें काफ़ी कमजोरी आ चुकी है। मंथली चार्ट देखिए तो मंथली में देखेंगे 4 मंथ से लगातार लोअर बॉटम लोअर टॉप सब कुछ लोअर बन रहा है, लोअर ओपन लोअर क्लोज। बियरिश क्रॉसओवर मंथली चार्ट पर एमएसीडी का बन गया और आरएसआई काफ़ी नीचे आप देखेंगे ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल्स पे है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली वीक है। वीकली पे देखेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। वीकली पे कैंडलें फिर आप देखोगे सट के बन रही हैं, किसके, लोअर बोलिंजर बैंड की। एक भी कैंडल ऊपर की तरफ नहीं उठा रही है जो, और बियरिश क्रॉसओवर बहुत मजबूत होता जा रहा है। आरएसआई 34 हो गया, यानी हर पैरामीटर पे स्टॉक बड़ा वीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, देखो मैं आपको बोलूं, अगर मेरे विचार से सोचें आप, तो मैं तो कहूँगा इसमें उस आदमी, इसमें आप लोगों ऑपरेटर ने लोगों को फंसा दिया है। अब इसके फंडामेंटल्स देखिए बड़े अच्छे लगते हैं। 9.15 का पी है जबकि सेक्टर का पी 21 है। और क्या चाहिए। प्रॉफिट प्राइस टू बुक रेशियो इसका कम है, सेक्टर का मेरे का 4.5 के आसपास है, यहाँ दर्शाया नहीं जा रहा है। वैसे अगर आप कहो तो मैं दूसरी ऐप पे देख लेते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। तो भाई यार मैं जो भी डाटा देता हूँ, मैं डाटा कलेक्ट तो करता नहीं, बनाता तो हूँ नहीं। मेरा तो डाटा जो होता है वो बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। उसके हिसाब से मैं अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अल्टीमेटली मुनाफे में निकलता हूँ। इस वक्त मैं भी फंसा हुआ हूँ। बहुत सारी ऐप्स पे देखना पड़ता है चीज़ों को, इधर भी नहीं मिला। अब मैं देख रहा हूँ टिकर टेप पे, पहले मैंने देखा था स्कैनर पे, पर मुझे पता होता है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो है 6.82 और इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 3.32 कह रहा है, ये 3.64 कह रहा है। 19-20 वेरिएशन होता है, कोई ट्रेलिंग 12 मंथ पे कैलकुलेट कर लेता है, कोई लास्ट वाले पे कैलकुलेट कर लेता है। इसके चलते फाइनेंशियल ईयर का पी रेशियो ये 9.84 बता रहा है, ये 9.15 बता रहा है। रोस इतना अच्छा है, डिविडेंड लॉस मेकिंग कंपनी थी, डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। इंडियन ऑपरेशन डेट फ्री हो गया, इंटरनेशनल ऑपरेशन को डेट फ्री करना है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड रेंज रोवर इसकी सब्सिडरी कंपनी है और कंपनी ने कसम खाई हुई है, पूरी हो जाए बाकी, कि नेक्स्ट ईयर तक ये इंटरनेशनल ऑपरेशन को भी डेट फ्री कर देंगे। जिस तरह टाटा स्टील को भगाया था, बहुत नीचे के रेटों पे था, कहाँ पहुँचा दिया, 4 गुना कर दिया। एक दिन ये शेयर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा मैंने टीवी में बहुत सारे टीवी एंकर्स को, एनालिस्ट को कहते सुना है, लेकिन कहते हैं इसमें टाइम लग सकता है, अभी स्टॉक बड़ा वीक है। अब लोग कह रहे हैं भाई हम फंस गए हैं सर, हमने फ्यूचर ले लिए। मैंने भी बहुत फ्यूचर ले लिए, मैं बड़ा फंसा हूँ। मैंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है जो बहुत बड़ी है। जैसे ही बढ़ता है मैं हर राइस के ऊपर फ्यूचर बेच देता हूँ, ठीक है। फ्यूचर का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फैक्टर होता है। फ्यूचर एक ऐसी जगह जहाँ ऑपरेटर फंसाता है। आज स्टॉक को गिर दिया 20 रुपये, तो मार्क टू मार्केट के चलते हुए हर लॉट पे 20 × 500 कर लो,
11,000 रुपये देने पड़े। अगर 10 लॉट है तो 1,10,000 देने पड़े। जिसके पास 100 लॉट है उसको 1,10,000 रुपये देने, 1,10,20,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे स्टॉक बढ़ता है मैं इसका फ्यूचर बेचता हूँ, और बढ़ता है बेच देता हूँ, और बढ़ता है बेच देता हूँ, क्योंकि बेरिश मोड में ये गिरता है तो मैं वेट करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं कैश में शेयर खरीदने लगता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैं फ्यूचर बेचता हूँ जो कि एट ए प्रीमियम ऑफ कैश प्राइस होता है, और डीप फॉल के बाद खरीदता हूँ, तो मैं वही शेयर नीचे पे बहुत सस्ते रेट पे खरीद लेता हूँ और मेरे को फ्यूचर से निजात मिल जाती है। तो एज ए ट्रेडर ना तो इसमें मेरे को लगता है, ना मैं कोई पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं जब मौका मिलता है कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, गिरता है जब कॉल पे अच्छा प्रॉफिट है उसको स्क्वायर कर देता हूँ, फिर बढ़ता है तो कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। अभी मैंने पूरा मन बनाया हुआ फ्यूचर नहीं लूँगा, हालांकि हो सकता है बहुत गिर जाए तो ले भी लूँगा फ्यूचर, लेकिन जितने बेचूंगा उससे बहुत कम लूँगा, लिए भी तो। वैसे फ्यूचर का मेरा विचार नहीं, मैं कैश में स्टॉक ऐड करूँगा, क्योंकि कैश वाले को ना ऑपरेटर नहीं फंसा सकता। भाई स्टॉक गिर जाएगा तो क्या होगा, बैठ जाएंगे, भूल जाएंगे। फ्यूचर वाला नहीं भूल सकता ना, मार्क टू मार्केट हो जाता है। पुट वाला नहीं भूल सकता ना, साला वो एक्सपायरी पे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, सारा लॉस देना पड़ता है। तो एफएनओ में मेरे हिसाब से जो लोग फंस रहे हैं उनको कोई भी चीज़ इसमें लॉन्ग वाली नहीं करनी चाहिए, ना तो पुट बेचनी चाहिए ना फ्यूचर बेचना चाहिए। उल्टा जैसे स्टॉक बढ़े, मैं तो फ्यूचर लॉस में स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है नीचे मौका मिल जाता है। और मान लो नहीं मिलता, सपोज मेरे पास मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 100 फ्यूचर है, एग्जाम्पल के लिए, और मैंने इसको बढ़ता गया, मैंने 20 फ्यूचर बेच भी दिए और ये भाग गया, तो क्या हुआ, 20 फ्यूचर अगर मेरे सस्ते कट गए, 80 फ्यूचर मुझे मिल गए। इसी तरह किसी के पास अगर 10 फ्यूचर हैं, उसने राइस के ऊपर 2 फ्यूचर काट दिए, उसके बाद भाग गया, तो 8 फ्यूचर में मोटा प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अभी जिस तरह से मॉल बना हुआ है, चार्ट पे दिखा एकदम बीच में गिरता है तो कैश में स्टॉक ले लेता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे अपने फ्यूचर्स को कैश में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, अपने को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ और अपने को मजबूत बनाता जा रहा हूँ। कोई पुट मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ, और मौका मिलता है तो पुट से निकल जाता हूँ। और इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर, मेरे बच्चे जो हैं वो इन्वेस्टर हैं, वो एफएनओ में काम नहीं करते। जब गिरता है मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को तो कर ही सकता है ना आदमी, क्योंकि कोई उसमें तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ही ना, कि मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं उनको कहता हूँ कि हर फॉल पर खरीदते रहो। मेरे जो अपने बच्चे, मेरी डॉटर, मेरा सन, वो अपना हर फॉल पे खरीदते रहते हैं, पर मैं कहता हूँ ये थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, रुकना नहीं अपनी। उनको ये नहीं बताता कितना खरीदो, क्योंकि उनके पैसे हैं वो जानते हैं। मैं कहता हूँ हर फॉल पे थोड़ा तो खरीदते रहो। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो 100 शेयर खरीद ले, किसी के पास कम है तो 50 खरीद ले, ये उनको डिसाइड करना है। इवन मैं अपने बच्चों को भी हैंड होल्डिंग नहीं करता हूँ। तो एज एन इन्वेस्टर तो मैं सोचता हूँ कि इसको जितना खरीद लिया जाए बहुत अच्छा है, और एज ए एफएनओ इसको ना खरीदा जाए, उल्टा राइस पे बेचा जाए। देखिए कितना डिफरेंस ओपिनियन है। फिर मौका मिले नीचे खरीद लीजिए। अब किसी को डर लगता है तो पहले जब गिरता है नीचे खरीद लो, और जब बढ़ता है तो ऊपर बेच दो। मैं पहले मुझे डर लगता है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे खरीदता हूँ, फिर जब बढ़ता है तो फ्यूचर बेच देता हूँ। पहले सस्ते आ गए हैं शेयर, मान लो मैंने 200 शेयर खरीद लिए, ऊपर बढ़ा मैंने 550 फ्यूचर काट दिया, 200 तो आ गए ना, भाग जाएगा तो 200 तो मुनाफा देंगे, और मेरी पोजीशन भी हल्की होगी, फेस करना मुझे ऑपरेटर को आसान हो गया। अगर गिर जाता है तो फिर मैं और खरीद लेता हूँ, तो वो मौका मिलेगा बीच में। आप बंदा फ्यूचर से जितनी जल्दी इसमें से हट जाएगा ना, ऐसा हो सकता है मान लो मैंने 20 फ्यूचर काट दिए, मैं बड़ा हल्का हो गया, फिर धड़ाम से गिरा, तो मैं तो अपना कम से कम फिर 10 फ्यूचर का माल कैश में प्लस कर लूँगा, और गिरा और प्लस कर लूँगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे को गिरता है तो मैं प्लस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे फ्यूचर में लायबिलिटी आ जाती है। हर रोज हर बढ़त में फ्यूचर काट रहा हूँ और फॉल पे स्टॉक ले रहा हूँ। तो इसके चलते अगर मेरा 25, 30%, 40% माल कट गया, और मैंने उसके भी आधे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 शेयर खरीद लिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि बाकी फ्यूचर मोटा प्रॉफिट कमा देंगे, और स्टॉक्स में तो और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर का जो लॉस होगा वो अपना आगे के जो हमारे एफएनओ प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। स्टॉक्स का तो पड़े रहेंगे, जब बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा, तब टैक्स देंगे। पहले मैंने ऐसे बहुत किया था, वो तो क्या हुआ, मैंने अपने फ्यूचर्स को, शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर लिया, और लास्ट में डीवीआर पे टैक्सेशन ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सारे डीवीआर बेचे, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। उस वक्त मैंने बहुत सारे फ्यूचर प्लस कर लिए, बस वहीं थोड़ी सी जो है ऑपरेटर ने मुझे फंसा दिया, गर्म करके फ्यूचर प्लस करवा दिए, और उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने पुट्टे बेची थी, घेर दिया, वो इन द मनी हो गई, तो मैं फंस गया। अब मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर बेचता जा रहा हूँ, हर राइस पर स्टॉक खरीदता हूँ, ऊपर जाता है फ्यूचर बेचता हूँ, नीचे आता है स्टॉक खरीदता हूँ। पहले स्टॉक खरीद लूँगा, आज जैसे मैंने स्टॉक खरीदे, अब अगर बड़ा फ्यूचर बेच दूँगा, कल गिरा तो स्टॉक्स और खरीद लूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ।
फिर मैं बेटा एक बात बोलती हूँ, ये मैं अपने रिस्क एपेटाइट से, आप मेरे को बहुत फोर्स करते हो, हर वीडियो पे लिखते हो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करिए, मैं समझ नहीं आता, तो मैंने डिस्कस किया है, मैंने कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी। जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार के लोग कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में बस चर्चा की है। मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मैंने इसके अंदर बहुत पैसा कमाया हुआ है। अब नुकसान हो गया तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, वो कमाया हुआ तो गया है, फिर ले लेंगे। आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरी सुन